हेलो फ्रेंड्स, आपने जिस चीज़ को देखकर इस वीडियो पर क्लिक किया होगा, आज हम वही करने वाले हैं। आज हम लोग क्लास 10th कंप्लीट ग्रामर का जो राइटिंग सेक्शन आता है ना, आज हम उसका पूरा रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो हम बढ़ते हैं। हमारे पास ग्रामर में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? एनालिटिकल पैराग्राफ। अब एनालिटिकल पैराग्राफ में कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें होती हैं जो हमें याद रखनी पड़ती है एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखने से पहले। तो अब हम उनको जानते हैं। तो ये जो हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ होता है, जो हमें गिवन चार्ट दिया होता है एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर, ये उस ग्राफ को डिस्क्राइब करता है, टेबल को, और जो डेटा और क्लूज़ जो उसके अंदर कुछ चीज़ छोटी छोटी बातें दी होती है ना, ऐसी चीज़ों को ये डिस्क्राइब करता है। और ये इसको हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये हमारा हो तो छोटा लेकिन पूरा इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। और हमें क्लियरली मेंशन कर देना है प्रोवाइडेड जो हमारे पास चीज़ें हैं एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर, वो हमें इसमें पूरी तरीके से लिखनी पड़ती है। और नेक्स्ट ये मैंने नोट्स बना रखे हैं पूरा आपके लिए। तो हमें ये जो हमारा पूरा पैराग्राफ होता है, इट शुड बी इन सेम टेंस, मतलब ये हमें सेम टेंस में रखना पड़ता है। जैसे कोई पैराग्राफ सेम टेंस में है तो उसको हमें सेम टेंस ही रहने देना है। जैसे फ्यूचर में है तो फ्यूचर का हमें पास्ट में नहीं लेके जाना, पास्ट का प्रेजेंट नहीं करना, ऐसे ही करना है। इस लाइन को मैं डब्बे में कर दे रहा हूँ, आप इसको याद कर लेना। याद करने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। और जो हमारी ये लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज पूरी तरीके से ये एक्यूरेट लैंग्वेज होती है। ये हमारी मतलब पूरी तरीके से लैंग्वेज हमारी एक्यूरेट होनी चाहिए इसको बताते टाइम। ये नहीं है कि हम बिल्कुल हार्ड वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं या बिल्कुल आसान वर्ड का। हमें बिल्कुल एक सिंपल और एक्यूरेट लैंग्वेज में इसको लिखना पड़ता है। और इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें इसके अंदर कोई भी अपनी ऑब्जर्वेशन को नहीं बताना है। हमें बस उसमें ऑब्जर्व करके लिखना है कि उसमें क्या क्या एनालिटिकल पैराग्राफ हमें बताना चाहता है। तो आइए एग्जाम्पल के बाद से समझते हैं हम इसको। एग्जाम्पल, द पाई चार्ट proportion of the people in different households living in poverty in UK in 2002. Write an analytical paragraph to the describe the information in 100 to 120 words. तो हमें एक पाई चार्ट दिया जा रहा है, वो हमें बता रहा है कि जो अलग अलग डिफरेंट हाउस होल्ड लाइफ होती है ना, वो पॉवर्टी में कैसे यूके के अंदर लोग रहते हैं 2002 में। तो अब हमें इस पर एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, तो वो इन्फॉर्मेशन ये है। अब हमें इसको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। ये हमें इन्फॉर्मेशन दे दी है और ये जो हमारा पूरा बॉक्स है इसके अंदर हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन है। उसी चीज़ को इन लोगों ने ऐसे सर्कल आउट करके फिगर सी बना रखी है। जैसे ये कुछ इन्फॉर्मेशंस है, मैं इनको भी सब मैं खुद सर्कल कर दे रहा हूँ। तो फिर ये जो कुछ इन्फॉर्मेशंस है ना, जैसे जो हमारे कलर्स हैं, इसमें जो जो कलर्स हैं इन लोगों ने लिख रखा है कि ये कैसे कलर्स है। जैसे जो हमारा ब्लूइश कलर होता है उसमें है सिंगल एज पर्सन्स, जो लोग रहते हैं ना वो सिर्फ 7% है। जो एज वाले कपल हैं जिनकी शादी हो चुकी है ना, उनको इन लोगों ने 5 रेड कलर से डिनोट किया हुआ है, जो कि 5% है। और कुछ ऐसे कपल्स जो कि चिल्ड्रन, कुछ लोग बिना चिल्ड्रन के, जैसे हर ग्रीन कलर से इन लोगों ने डिनोट किया हुआ है इन लोगों। और ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे सिंगल लोग हैं ना, जो चिल्ड्रंस के साथ नहीं रहते, वो हमारे पास 25% है। और फिर उसके बाद हमारे पास कपल्स विदाउट चिल्ड्रन, इन लोगों ने बोला है जो इनके यहाँ पे लोग हैं ना जो बिना बच्चों के रहते हैं, वो है इनके पास 24 नहीं, वो थोड़ा गलत चला गया, 24 नहीं, वो 9% है। ठीक है, ये 9% है। और बाकी इन पे सोल पेरेंट्स, जो इनके सोल पेरेंट्स होते हैं, वो यहाँ पे 26% है। और कपल्स विद चिल्ड्रंस, मतलब ऐसे कपल जो बच्चों के साथ रहते हैं, वो 15% है। और सारे हाउस होल्ड्स,
मतलब सारे हाउस होल्ड जैसे हैं वो है हमारे पास 14%। ठीक है, तो आइए इस पैराग्राफ को समझते हैं। हमने कुछ इन्फॉर्मेशंस तो देख लिया है, तो आंसर हमारा इधर से चालू होता है। अब हम यहाँ से चीज़ें बताते जाते हैं कि क्या है। द गिवन पाई चार्ट प्रोवाइड्स अ क्लियर डिपिक्शन ऑफ पॉवर्टी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट हाउस होल्ड्स टाइप्स इन यूके 2002। हमें मतलब जो हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ होता है ना, हमें एक चीज़ इसमें पूरी रटनी पड़ती, रट लो या फिर समझ लो, हमें उस चीज़ को परमानेंट लिख के ही आना है। जैसे द गिवन पाई चार्ट डिपिक्ट्स द प्रॉब्लम्स, द गिवन पाई चार्ट प्रोवाइड्स द क्लियर डिपिक्शन, ऐसे लाइन को हमें क्लियरली लिखना ही होता है उसके अंदर, जिससे हमारा ये जो हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ है और अच्छा दिखने लग जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे ये जो हमें बोल रहा है ना कि नोटेबली, मतलब हमें इसमें नोट करना है कि जो सिंगल पेरेंट है ना हाउस होल्ड के, सिंगल हाउस होल्ड पेरेंट्स 26% है, जो कि अभी हमने ऊपर देखा था। और ऑफ ऑल द पॉवर्टी अफेक्टेड फैमिलीज, उन सारी 100% फैमिलीज जो उनको टोटल होता है उसमें से 26% सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड है। मार्किंग दैम एज द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप, इनको एक ये मोस्ट सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है। तो जो हमारा फॉल ऊपर जो दिए हुई है वो क्लोजली है सिंगल इंडिविजुअल्स के, जो कि बिना चाइल्ड के हैं, जो कि हमारा 24% है। उसके कहने का मतलब है जो हमें इधर दे रखा है ना, ये 26%, ये जो इसने हमें दे रखा था 24%, ये दोनों सिमिलर है आपस में, वो ये बता रहा है। और अब 24% ऑफ द इम्प्रूवर्स्ड हाउस होल्ड्स, ये अभी हमने पढ़ा कि 24% है और वो 26% है। हमें इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपने एक चीज़ नहीं की होगी, इसके अंदर सारा जो भी लिखा जा रहा है ये सेम टेंस में लिखा जा रहा है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था। यही चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। तो ये हमें शार्पली बताता है जो कपल्स होते हैं ना बिना चिल्ड्रंस के, वो कॉन्स्टिट्यूट अ स्मॉलर सेगमेंट, मतलब जिन लोगों के पास चिल्ड्रंस नहीं है ना कपल्स के पास, वो 9% है ऑफ द टोटल जो भी है इसमें, उसमें से 9% कैरी आउट करते हैं। विथ वाइल फैमिलीज विथ मेक अप 15% ऑफ द पॉवर्टी डेमोग्राफिक, इसमें से जो 15% है वो पॉवर्टी डेमोग्राफिक चिल्ड्रंस हैं उन पे। और फिर एडिशनली single elderly individuals and elderly couples together account for 12% households in poverty। जो हमने पीछे इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी ये वही चीज़ें बता रहा है, बस इसमें आपको जैसे कुछ वोकेबलरीज हो गई उन सब का यूज़ करते हुए इसको हमें लिखना होता है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है जो 5 मार्कर आता है, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है लेटर। अब लेटर लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिनको लेटर लिखने का फॉर्मेट तो पता होगा और कुछ ऐसे होंगे इस वीडियो को देखने वाले जिनको नहीं पता होगा कि लेटर कैसे लिखता है। तो मैं आज उनको इसका फॉर्मेट बताने वाला हूँ। लेटर राइटिंग का फॉर्मेट ये है, हमें सबसे पहले हमें लिखना है सेंडर्स एड्रेस। ये सेंडर्स एड्रेस मतलब क्वेश्चन में हमें गिवन दिया होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन दिया है कि हमें इस सेंडर्स के एड्रेस मतलब इसके एज अ, जैसे किसी क्वेश्चन में हमें दे दिया कि हमें एज अ बॉय लिखना है, एज अ गर्ल लिखना है, या फिर एज अ टीचर लिखना है इसे एनालिटिकल पैराग्राफ को, तो हम इसमें वो सब चीज़ों को नोट करके चलते हैं। सेंडर्स एड्रेस अगर हमें दिया है तो हमें लिखना है, इसको हमें 2 लाइन्स में लिखना होता है। अगर हमें इसमें नहीं दिया है तो हमें इसको लिख के चलना है एग्जामिनेशन हॉल और फिर एड्रेस में दिल्ली। नेक्स्ट हमें इसके बीच में एक लाइन का गैप देना है, ठीक है। ये मैंने रेड इसलिए कर दी जिससे आपको पता चल जाए इसमें लाइन का गैप देना है। फिर हमें लिखनी है डेट, ठीक है। डेट के बाद हमें डेट का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, जैसे नेल्सन मंडेला की बात मैं बता दूं, 10th में इसमें सही से नहीं हो रहा है,
हमें जैसे हमारा कैलेंडर में लिखा रहता है ना, पहले डेट लिखनी है, हमें DDMMYY वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। हमें यूज़ करना है पहले डेट नॉर्मल वर्ड्स में, जैसे ये 10 लिख दिया मैंने नॉर्मल वर्ड्स में, ठीक है। तो उसके बाद हमें लिखना है महीना। महीना हमें इंग्लिश कैपिटल लेटर्स में लिखना है। जैसे 10 मई हो गया, फेबररी हो गया, तो हमें उसको सीधा ही लिखना होगा इसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा ईयर। ईयर लिखते टाइम हमें हमेशा ऐसे लिखना है 20XX। हमें हर बार ऐसे लिखना है, नहीं तो अगर हम ये ना लिखें तो मतलब एग्जामिनर के मन में एक गलत इंप्रेशन बन जाएगा कि इसने मतलब रॉन्ग लिखा है, तो वो इसके मार्क्स काट भी सकता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे एक और लाइन छोड़नी है। उसके बाद हमें इधर से लिखना है रिसीवर्स का एड्रेस। रिसीवर का एड्रेस हमें होना चाहिए 3 लाइन्स में। जैसे अगर हम किसी एडिटर को लिख रहे हैं तो फर्स्ट लाइन में तो हो गया हमारा वो कि हमें द एडिटर। सेकंड लाइन में है कि वो किस जगह का एडिटर है, और थर्ड हमें लिखना है कि वो मतलब उसका एड्रेस लिखना है, फिर हमें जो क्वेश्चन में दिया होगा। फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट। इसके बीच में भी हमें एक लाइन का गैप देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर एक लाइन का गैप, फिर हमें सैल्यूटेशन देनी पड़ेगी। सैल्यूटेशन देते टाइम बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, सबको आती है सैल्यूटेशन में, कि हम रिस्पेक्ट लिखें, रिस्पेक्टफुली लिखें। तो हमें इसमें हमेशा रिस्पेक्टेड सर या मैम लिखना चाहिए, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर या मैम को जैसे हमने लिखा, उसके बाद हमें उसके नेक्स्ट से ही हमें अपनी बॉडी लिखनी पड़ती है लेटर की। ये अप्रोक्स 2 से 3 लाइंस में हो जाता है। तो बॉडी ऑफ द लेटर में सबसे पहला जो हमारा आता है, एडिटर को अगर हम लिख रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसमें लिखना होता है थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द। ये जैसे हम लिख देते हैं, इससे हमारा 1.5 लाइन तो यहीं पे हो जाती है। और उसके बाद टूवर्ड्स द के बाद हमें एक सब्जेक्ट लिखना होता है जो भी उस सब्जेक्ट में दे रखा है। इससे हमारे 2 लाइन्स का बन जाता है, हमारा अप्रोक्स 2 लाइन्स का तो बन ही जाता है। जो हमारा फर्स्ट पैरा होता है उसको हमें 2 से 3 लाइन्स में ही लिखना होता है। उसके बाद आता है सेकंड पैराग्राफ, और उसमें हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है कि हमें ये लिखना है सबसे पहले कि जो हमें सब्जेक्ट में दिया हुआ है उसको बिल्कुल ब्रीफली समझाते हुए लिखना है, ठीक है। बॉडी ऑफ द लेटर में कि पहले में तो हमें वो एक लाइन लिखनी है जो मैंने अभी बताया, मैं दोबारा से बता दूं। इस लाइन को रटना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे आपका लेटर पूरा फुलफिल लगता है। तो वो लाइन है थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द। फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिख देना है। इस लाइन को लिखते ही आपका मतलब लेटर फुलफिल लगने लग जाएगा पूरा। और फिर जब हम हमारे तीनों लिख देंगे पैसेज, उसके बाद हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हमें समझ नहीं आता कि लिखना क्या है। योर्स ट्रूली, योर ओबिडेंटली, हमें तो उसमें हम योर्स ट्रूली भी लिख सकते हैं और ओबिडेंटली भी लिख सकते हैं। ऑप्शनल है कि आप ट्रूली लिखो या ओबिडेंटली, लेकिन लिखना ज़रूर है। इसके बीच में आपको एक लाइन का गैप देना है, ठीक है। एक लाइन का गैप देते ही आपको इधर लिखना है नेम या सिग्नेचर, ठीक है। इसमें वैसे ज़्यादातर लोगों में तो हमें नाम लिखना होता है अपना, बस सिग्नेचर कम जगह करना होता है। हमें नाम लिखना है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर हमें नहीं दिया है तो फिर हमें उसमें XYZ लिख देना बस। तो आइए एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, पीपल हैव अडेप्टेड टू वेयरिंग फेस मास्क एज अ न्यू नॉर्मल, बट मोस्ट ऑफ देम डू नॉट नो हाउ टू डिस्पोज of them properly. Spread awareness regarding the disposal of protective mask by writing a letter to an editor. ये एडिटर का है ना, मैंने बोला था कि एडिटर का बहुत ज़्यादा लेटर आते हैं, तो मैंने एग्जाम्पल में भी एडिटर लिख दिया पेपर में। फिर 70 to 80% चांस है कि वो लेटर एडिटर का ही आएगा। एडिटर का आएगा, नहीं तो कंप्लेन का आता है। और फिर उसके बाद हमें उस न्यूज़पेपर वाले एडिटर को लिखना है हमें। तो हम इसका आंसर स्टार्ट किधर से करेंगे? तो कोई इंसान है जो कि एयरपोर्ट रोड पे है, एयरपोर्ट रोड दिल्ली, सेंड एड्रेस हुआ
वैसे अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें इसमें लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी इसमें गिवन नहीं दिया कि हमें किसकी तरफ से लिखना है। और फिर जैसा मैंने डेट का फॉर्मेट बताया था, पहले डेट लिखनी है, उसके बाद पूरे मंथ का नाम, और इसमें 2023 लिखा है लेकिन आपको 20XX लिखना है, ठीक है। उसके बाद डैश, एक यहाँ पे एक लाइन गैप दे दिया है। एक सेकंड में थोड़ा जूम कर लूँ, गलती से नेक्स्ट टैब खुल गया। तो यहाँ पे इसने इधर से एक लाइन का गैप दे दिया, फिर आपको डेट के बाद इधर एक लाइन का गैप देना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है द एडिटर, द टाइम्स। उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हमें इसके एडिटर को लेटर लिखना है। जैसा मैंने बोलता कि हमें 3 लाइन्स में इसका सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस लिखना पड़ता है, तो उसने 3 लाइन में रिसीवर्स एड्रेस लिखा है। उसके बाद हमें इधर की तरफ एक लाइन का गैप देना है, और फिर उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट में जो हमारा लिखा हुआ है सब्जेक्ट, एन अपील टू रेज कंसर्न अबाउट द इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्रोटेक्टिव मास्क, ये हमने लिख दिया सब्जेक्ट में। उसके बाद हमें इनको सैल्यूटेशन देनी है, सर या मैम, या रिस्पेक्टेड सर या मैम। तो हमने जैसे ही लिखा, इन लोगों ने थोड़ा सा स्टार्टिंग चेंज किया है, लेकिन हमें स्टार्टिंग वैसे ही करना है, जैसे थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द और सब्जेक्ट, ऐसे स्टार्ट करना है, जिससे हमारा फर्स्ट पैसेज तो हो जाता है ना, मतलब ये हमारा फर्स्ट पैरा हो जाता है। 3 पैराज में लिखना होता है इसको हमें, और 3 पैराज के बीच बस 1 लाइन का गैप देना होता है। तो इसने लिखा है विद द ग्रेट रिस्पेक्ट एंड फेथ इन द कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के लिए रिस्पेक्ट और फेथ प्रकट बताते हुए मैं एक न्यूज़पेपर में लिखना चाहता हूँ कि मैं ABC का ये रेजिडेंट हूँ, और एयरपोर्ट M से आपको, एयरपोर्ट रोड जो है वहाँ से आपको लेटर लिख रहा हूँ। और उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ फेस मास्क के बारे में। जो हमारा ये जो फेस मास्क है उसके यूजेस लोगों ने वाइडली यूज़ करना चालू कर दिया उसको, जैसे अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ कोविड-19, ठीक है। ये यहाँ से हमारा सेकंड पैरा चालू हो चुका है। वैसे तो सेकंड पैरा चालू नहीं हुआ, तो वो ये सब्जेक्ट में लिख रहे हैं अभी। सब्जेक्ट इन्होंने पूरा सब्जेक्ट कॉपी कर रखा है, पूरा सब्जेक्ट को ही आपको कॉपी करके इधर लिखना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। 5 नंबर लेना बहुत आसान है। और नेक्स्ट उसने दिया हुआ है, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, पढ़ देता हूँ। डिस्कार्ड इन एप्रोप्रिएट लोकेशन बाय अ सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। उसने दे दिया कि हमें जो हमारा ना लोकेशंस, जो हमारी अलग अलग लोकेशंस हैं, उन पे इनऑप्रिएट सेगमेंट होते हैं पॉपुलेशन के, जो है ना मास्क के प्रति। और हमें फिर वो बताना चाहता है जो फेस मास्क हैं वो वॉर्न हैं, वो ग्रोइंग नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल जो है ना उनको सेफ रखने के लिए है बीमारियों से। जो हमारा ये फेस मास्क होता है ये लोगों को सेफ रखने के लिए होता है अलग अलग बीमारियों से, लेकिन डिस्पोजिंग देम अवे, इनको सही से डिस्पोज करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमें बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से बचाता है। तो पीपल होते हैं, पीपल डम these marks केयरलेसली इन प्लेसेस लाइक रोड साइड। लोग इनको रोड साइड फेंक देते हैं, और पेवमेंट्स जगहों पे फेंक देते हैं, गार्डन्स में फेंक देते हैं, एटसेट्रा जगहों पे फेंकते रहते हैं लोग। तो वो इसी वजह से तो लेटर लिख रहा है कि वो बता सके कि इसको कैसे रखना चाहिए मास्क को। तो दो जो उसकी लास्टिक होती है ना, लास्टिक बैंड जो उसमें हमें कान में लगाना पड़ता है अपना, वो डेथ की ओर थ्रीट करता है, ठीक है, फॉर एनिमल्स के लिए, क्योंकि उसको बाहर एनिमल्स खाते हैं और उससे उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और डेथ तक होती है, तो हमें उनको नहीं करना चाहिए। और नीचे हमें बताना चाह रहे हैं ये जो हमारे मास्क होते हैं वो हमें जर्म्स से और माइक्रोब से भी बचाता है,
लेकिन उनको इन्फेक्टेड कर सकता है। जो हमारा प्रॉपर डिस्पोजल है ना फेस मास्क का, वो क्रूशियल है प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज़। मतलब जो डिजीज़ है ना उसको फैलाने के लिए पूरा क्रूशियल है, तो उनको उससे हम बच भी सकते हैं। लेकिन लोग इसको ऐसे ही फेंक देते हैं ना, तो उससे जानवरों को बहुत खतरा होता है। जैसे गाय है वो खा लेती है, तो उससे उसकी भी हेल्थ को बहुत खतरा होता है। और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस लेटर के माध्यम से आप इसको अपने न्यूज़पेपर में छापें। जैसे उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई रिक्वेस्टेड यू टू काइंडली पब्लिश माई लेटर ऑन योर न्यूज़पेपर फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस। जो मैंने अभी भी लाइन बोली है ना, इसको भी आप लिख दोगे ना तो आपका लेटर फुलफिल लग जाएगा, क्योंकि लाइन होती है लिखने के लिए। तो आप इसको लिखो, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी इसमें फिर। लेकिन इसने थोड़ा बहुत मास्क के बारे में ही बता दिया, तो आप भी बता सकते हैं। उसके बाद आपको एक लाइन का गैप कर देना है इस जगह पे, और उसके बाद लिखना है थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन में जो हम थैंक यू बोल रहे हैं उसको, ठीक है। तो अब योर सिंसियरली नीचे लिखना है, योर सिंसियरली, योर ट्रूली, योर अबिडेंटली, कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद ABC, पता है क्यों लिखा है सुने, एक बार क्वेश्चन में वापस आओ, आपको अपना पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में उसने एड्रेस नहीं दिया हुआ है, एड्रेस कहीं भी नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर कि आप ये हैं। जैसे लिखा रहता ना क्वेश्चन में, यू आर अनिल, अनीता, ऐसा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसने गिवन नहीं दिया, इसने ABC लिखा है। और आपको इसके बाद अपना लेटर ख़त्म कर देना है, यहाँ पे नाम लिख के अपना ABC। इसमें अपना नाम कभी मत लिखना, इसमें बस वही नाम लिखना जो क्वेश्चन में गिवन हो। अगर गिवन नहीं है तो फिर आपको उसमें नाम नहीं लिखना है, बस ABC लिख के छोड़ देना। अगर उसमें नेहा, निकिता जैसा कोई भी नाम दे रखा है तो बस उसको लिखना है, ठीक है। तो इससे आपका लेटर भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हमारा ये जो लिखने का कार्यक्रम हो जाता है समाप्त, जो 10 नंबर का आता है। तो ये हमारा जो रिवीजन था वो हो तो चुका है कंप्लीट, क्योंकि सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं राइटिंग सेक्शन के अंदर हमारे। तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं पैसेज की भी ट्रिक्स बताऊंगा। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करना, अगली वीडियो में पैसेज की ट्रिक्स बताने वाला हूँ मैं। और इस वीडियो को शेयर कर देना दूसरे लोगों के पास, राइटिंग सेक्शन को जिनको आता नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।